देखें, आप जिस भी शोबे से मुताल्लिक़ हैं, CCA कर रहे हैं ज़्यादातर लोग यहाँ पे। पहले तो हम बचपन में CA सुना करते थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट, अब और सुना करते थे कि इसकी बड़ी वैल्यू है। अब कोविड के बाद आप ही के जो टीचर हैं वो मुझे बता रहे थे कि सारी दुनिया का निज़ाम ही तब्दील हो गया है, फासले ख़त्म हो गए हैं दुनिया में। तो आप सब वो लोग हैं जो तालीम हासिल करने के बाद इंशाअल्लाह अच्छी अच्छी पोस्टों पे जाएंगे। आप में कोई भी ऐसा नहीं मुझे लगता जो बाद में रिक्शा चलाएगा, टैक्सी चलाएगा, रेडी लगाएगा, वो भी इंसान है, वो भी कोई बुरे लोग नहीं है। मकसद ये आपकी वैल्यू बताना। क्या आप सारे वो लोग हैं जिनके हाथ में कल कौम की नब्ज़ होगी? दो किस्म के तबके हैं ना दुनिया में, एक वो जो लीडर बनते हैं, एक वो जो मातहत होकर काम करते हैं। दो ही किस्म के लोग अल्लाह ने पैदा किए। अगर आपके सामने आपका कोई हदफ नहीं होगा, कोई विज़न नहीं होगा, तो आपकी ज़िंदगी तबाह और बर्बाद हो जाएगी। देखें, इंसान के लिए, अच्छा मेरी तरफ तवज्जो रखनी है आपने थोड़ी देर में। मुझे बयान नहीं आता, मैं गपशप लगाता हूँ, बातें करता हूँ। बयान तो उलमा का काम है। आप में से हर शख्स से मैं एक बात आपके जहन में डालना चाहता हूँ। क्या आप लोगों ने कभी तन्हाई में बैठ के गौर किया है कि आपकी ज़िंदगी का हदफ क्या है? दुनिया में किसी का कोई गोल ना हो, कोई हदफ ना हो, तो वो सीधे रास्ते पे चल सकता है क्या? जो सवाल पूछूं उसका जवाब देना। कोई हदफ ही नहीं है, कोई टारगेट ही नहीं है। ऐसा आदमी टेंशन में मुब्तला होता है, परेशान होता है, जिसकी ज़िंदगी का कोई हदफ हो ही नहीं। ऐसा आदमी भी परेशान होता है जिसने गलत चीज़ को हदफ बना लिया, वो भी परेशान होता है। हमारे यहाँ मेजॉरिटी ऐसी है जिनकी ज़िंदगी का सिरे से कोई हदफ होता ही नहीं है। अक्सर तो हमारे मुल्क में इसी किस्म के बच्चे पैदा हो रहे हैं, और बड़े भी हो रहे हैं तो उनको 70-70 साल तक पता ही नहीं चलता कि हम क्यों हैं, हम दुनिया में आए क्यों, रहते क्यों हैं। आपको पता है कि जब आपका कोई विज़न नहीं होता तो आप हमेशा किसी दूसरे के विज़न का हिस्सा बन जाते हैं। जब आपका कोई हदफ नहीं होता ना, तो आप दूसरे के हदफ का उसके साथ ताउन शुरू कर देते हैं लाशऊरी तौर पर, आपको पता भी नहीं चल रहा होता। इस वक्त दुनिया की बड़ी बड़ी कौमें हैं जिन्होंने एक हदफ बनाया है। वो चाहते हैं कि सारी दुनिया उसी ट्रैक पे चले जिस ट्रैक पर हम दुनिया को चलाना चाहते हैं, ताकि उनका विजन पूरा हो। वो आपके विजन के लिए नहीं कर रही है सब कुछ, वो चाहते हैं हमारा विजन पूरा हो। इसकी मैं एक मिसाल देता हूं। मैं 2013 में हज पे गया। हाजी वहाँ इतनी शॉपिंग करते हैं, आपको पता ही होगा। मैंने कहा कि यार ये इतने लाख लोग हज करने आते हैं हर साल, तो क्या यहूद व नसारा को इस पे एतराज़ नहीं होता कि इतना इस्लाम फल फूल रहा है, 40 लाख लोग हर साल हज करने जाते हैं। तो वहाँ किसी ने मुझे बताया कि यहूद व नसारा इससे परेशान नहीं होते बल्कि खुश होते हैं। मैंने कहा भाई हमारे हज करने से उनको क्या खुशी हो रही है? भाई उनको खुशी होती है कि 40 लाख लोग जितनी शॉपिंग करते हैं ना, तो इससे फ़ायदा मल्टीनेशनल कंपनी को होता है, किसी इस्लामी कंट्री को बोले नहीं। तो उनके तो माल तबाह के बिक रहा है, इतना फ़ायदा। वहाँ तो सारे हमारी किसी इस्लामी कंट्री तो कोई प्रोडक्ट हमें कोई निस्वार शायद कहीं वो भी गलियों में, या पान की मैंने कुछ दुकानें सऊदीया में देखी जो बांग्लादेश के लोगों ने खोली हैं छुप के, वो भी इल्लीगल। तो पान, निस्वार और शायद अब पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा हैं तो गुटखा भी वहाँ शुरू हो जाए। तो जब तक वहाँ पान, निस्वार और गुटखे का बिजनेस तरक्की नहीं करता, पाकिस्तानी कौम को इस हज से कोई फ़ायदा मुआशी लिहाज से नहीं है। समझ रहे? वजह क्या है? हम लाशऊरी तौर पर हज भी कर रहे हैं
लेकिन हम उसमें किसी दूसरे के विजन का हिस्सा बन रहे हैं। हालांकि कुरान मजीद ने हज और तिजारत को एक साथ जिक्र किया है। इससे मालूम होता है कि इस्लाम में हज की एक बड़ी मनफात मुसलमानों को तिजारती बुनियादों पे भी तरक्की याफ्ता बनाना था। होता ये था, सहाबाए किराम जब हज के लिए जाया करते तो दुनिया भर से लोग आया करते थे, सारे वहाँ मक्का में जमा हो जाते थे। एक दूसरे से पूछते, आप शाम से आए हैं, आप मिस्र से आए हैं, आप इराक़ से आए हैं, भाई इराक़ में किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। इराक़ी पूछते कि यहाँ मक्का में किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। अगले साल आते, जिस चीज़ की मक्का में ज़रूरत है वो इराक़ से यहाँ आती, और जिसकी इराक़ में ज़रूरत है यहाँ से वहाँ जाती। बेहतरीन तिजारत होती थी हज के मौके पे। जब इस्लाम दुनिया में आया तो सहाबा इकराम को ख्याल हुआ कि हम हज करने जाते हैं और करोड़पति बन के आते हैं, बिजनेस भी हमारा पूरी दुनिया से हो रहा है, तो ये कहीं ऐसा ना हो कि हज का सवाब कम हो जाए। हज में तो खालिस हज होना चाहिए ना। तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि या रसूलल्लाह, हम हज करते हैं, साथ में हम बिजनेस भी कर रहे होते हैं, मदीना से मक्का जा रहे हैं माल लेके, वहाँ से ताजिर आए हुए हैं, वो इनसे माल खरीद रहे हैं और ये उनसे माल खरीद रहे हैं। तो कुरान की आयतें नाजिल हुई, नबी की हदीस नहीं बल्कि कुरान की आयतें। लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तबतगू फज़लन मिन रब्बिकुम, कोई गुनाह नहीं है कि तुम अल्लाह का फ़ज़ल हज में जाके तलाश करो। यानी अल्लाह ने ना सिर्फ ये कि इजाज़त दी हज के मौके पे पैसे कमाने की, तिजारत की, बल्कि उसको फ़ज़ल से ताबीर किया कि ये तो अल्लाह का फ़ज़ल है, अल्लाह की रहमत है। तो कोई दुनिया में कोई ऐसा बेवकूफ़ है कि अल्लाह फ़ज़ल कर रहा हो और वो कहे मुझे अल्लाह का फ़ज़ल नहीं चाहिए? कोई फ़ज़ल भाई बैठे हुए यहाँ पे हैं? भाई कोई है ऐसा बेवकूफ़ कि अल्लाह का फ़ज़ल उस पर हो रहा हो और वो कहे मुझे अल्लाह का फ़ज़ल नहीं चाहिए? तो इससे मालूम होता है कि इस्लाम हज के ज़रिए भी मुसलमानों की तिजारत को प्रोमोट करना चाहता है। लेकिन आज हज के ज़रिए किसकी तिजारत तरक्की कर रही है? यहूद व नसारा की। ये मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि आपका अपना हदफ नहीं होता, आपकी अपनी प्लानिंग नहीं होती, तो आप दूसरे की प्लानिंग का हिस्सा बनते हैं। तो देखो, पढ़ाई में जो पढ़ने वाले लोग हैं ना, जैसे आप लोग पढ़ने वाले ही लग रहे हैं मुझे माशाल्लाह, तो इनकी दो किस्में हैं। एक वो होते हैं कि पढ़ाई से उनका मकसद सामने वाज़ेह नहीं होता, कुछ वो होते हैं जिनका हदफ होता है लेकिन वो गलत होता है। बहुत थोड़े से लोग हैं जिनका हदफ बिल्कुल क्लियर होता है कि हमने करना क्या है। बहुत से तो आप में ऐसे पढ़ रहे होंगे कि बस हमने पढ़ना है, पढ़ लिख के फिर देखेंगे क्या होगा। ऐसे भी लोग हैं लेकिन थोड़े से हैं, हमको यही नहीं पता करना क्या है। जिन्होंने मेरा बयान सुना हुआ है वो कहते हैं चलो 4 शादियां कर लेंगे, बस उनका यही हदफ है। ज़्यादातर लोगों का हदफ ये है कि हमने पैसा कमाना है, समझ रहे हैं ना? ज़्यादातर का हदफ क्या है? पैसा कमाना है। जब उनसे पूछा जाए पैसा कमा के क्या करोगे आप, याशी करेंगे यार, खाएंगे पिएंगे मौज मस्ती करेंगे। भाई मौज मस्ती करके क्या करोगे? कहें बस यही करेंगे ना। उनसे सवाल ये है कि मौज मस्ती तो आपकी ख़त्म हो जाएगी जब आप फारिग होंगे ना, आपकी आधी जवानी गुजर चुकी होगी। जो मौज मस्ती की उम्र तो ये है, वो मैं लतीफ़ा बार बार सुना चुका हूँ। जो मेरे पुराने लिसनर हैं उनसे पेश की माजरत। वो कहेंगे यार मुफ्ती साहब बहुत घिसा पिटा लतीफ़ा है, बहुत हो गया, लेकिन ये है बड़े काम का लतीफ़ा। बात समझाने के लिए ना, इससे अच्छा अभी तक जब तक कोई नया लतीफ़ा मार्केट में आएगा नहीं तो पुराना वाला ही चलाना पड़ेगा ना। या तो कोई नया लतीफ़ा कोई मार्केट में लेकर आए। तो मैं, एक नौजवान समंदर के किनारे लेटा हुआ और सिगरेट के कश ले रहा था। कोई आपकी उम्र का था वो, जो ऐश की उम्र है, याशी की उम्र है। ये एज जो है ना, ये ऐशो इशरत और लाइफ को एंजॉय करने की उम्र है। अगर एंजॉय करना चाहते हो, नहीं चाहते, जैसे कि आप लोग तो एजुकेशन में है ना, इसका मतलब लाइफ को प्रॉपर एंजॉय नहीं करना। आपको तो सुबह उठना पड़ेगा, इंस्टीट्यूट आना पड़ेगा। सीए या एससीसीए मेरा ख्याल है ऐसे बैठे बैठे तो हो नहीं जाता। मैं जिन लोगों से मिला हूँ जिन्होंने सीए किया है, वो उनके बाल सफ़ेद हो गए पढ़ पढ़ के। और फिर उनको जो जॉब मिलती है ना, उसमें भी बहुत टफ जॉब होती है उनकी। सारी ज़िंदगी
दिमाग इस्तेमाल ही करना है उन्होंने, तो इंजॉय क्या कब करेगा आदमी, सोचे ना। तो इंजॉय करने की उम्र तो उस नौजवान की थी। वो साहिल समंदर पे लेटा हुआ था, सिगरेट के कश ले रहा था, कभी नाक से धुआं निकाल रहा है, कभी मुंह से धुआं निकाल रहा है। तो एक बुजुर्ग उसके पास गए और उससे कहने लगे कि बेटा तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो तुम कुछ कर क्यों नहीं लेते। उसने कहा जी अंकल बताइए क्या करूं। बेटा पढ़ लो। क्या पढ़ूं जी, मैट्रिक कर लो। ठीक है जी मैट्रिक कर लेता हूं मैं, 10 साल लगा दिए मैंने मैट्रिक में, फिर क्या होगा, क्या मैं इंटर कर लेना। चलो जी 2 साल इंटर के भी निकाल दो, 12 साल गए। फिर क्या करूं बेटा, फिर बैचलर बन जाना। चलो जी बीए कर लिया हमने। बेटा फिर क्या, वो फिर कहते हैं अंकल फिर क्या करूं, फिर मास्टर कर लेना। 16 साल हो गया अंकल, मास्टर कर लिया, 16 साल लगा दिए, अब क्या करूं, 16 साल के बाद क्या करूंगा। उसने कहा बेटा फिर पीएचडी वगैरह कर लेना। 18 साल हो गए जी। अंकल फिर क्या करूं बेटा, फिर अच्छी जॉब तलाश करना। फिर क्या होगा जी, फिर पैसा आएगा। फिर क्या होगा, फिर खूबसूरत अच्छे ख़ानदान में शादी होगी तुम्हारी, पैसा देख के तो रिश्ते आते हैं आजकल। फिर क्या होगा, फिर तुम्हारी औलाद होगी। फिर क्या होगा, बड़ा घर खरीदना। फिर क्या होगा, फिर मज़े करना। कहते अभी क्या कर रहा हूँ। कह रहे अंकल जो तरीका आप मज़े उड़ाने का बता रहे हो ना, वो मैट्रिक हर आदमी कर नहीं पाता। इंटर में कितने फेल होते हैं, नकल करना नहीं आ रही होती कराची में लड़कों को। कराची में एक फेल हुआ, मैंने कहा यार आजकल तो किताबें रख के पेपर हल कर रहे होते हैं, तुम फेल कैसे हो। कह रहे मुझे यही नहीं समझ में आ रहा था इसका जवाब कहाँ से शुरू हो रहा है किधर ख़त्म हो रहा है। यानी बुक सामने रख के भी नहीं आ रहा होता जवाब। तो कहता है आप जो तरीका बता रहे हो ना, 16 साल 18 साल, उसमें मज़े किरकिरे होने का बड़ा ख़तरा है। क्योंकि हर एक मैट्रिक कर नहीं पाता, फिर एक पढ़ नहीं पाता, फिर अगर पढ़ के पैसा आता है तो सही जगह शादी नहीं हो पाती इंसान की। वो बीवी ऐसी मिलती है कि वो वाली जो मैंने लतीफ़ा सुनाया था एक दफ़ा कि एक बीवी अपने शौहर का सर दबा रही थी और कहने लगी कि शादी से पहले भी कोई सर दबाता था आपका, ऐसी खिदमत करता था। उसने कहा पहले दर्द ही नहीं होता था मेरे। तो ये मुसीबत। और फिर बाज़ दफ़ा औलाद होती नहीं है, होती है तो वही माँ बाप को टेंशन देना शुरू कर देती है। अंकल कौन सी बात कर रहे हो, वही ये जो मज़ा आ रहा है ना, यहाँ से सिगरेट पिया, यहाँ से धुआं निकाला नाक से। धुआं जहाँ मुंह से रहा है, निकल कहाँ से रहा है, नाक से। ये जो एंजॉय, आप भी आ जाओ उधर एक छुट्टा लगा के देखो कैसा मज़ा आएगा। तो यहाँ अगर आपका हदफ लाइफ को एंजॉय करना है, मज़े उड़ाना है, ये बहुत ही एक बेकार सी बात है, हकीकत है ये। अक्सर नौजवान पैसा कमाने की लालच में उम्र का एक हिस्सा गुजार देते हैं और पैसा उस उम्र में आता है उनके पास जिस उम्र में पैसे से एंजॉय करने की और मज़े उड़ाने की बॉडी में ताकत रहती नहीं है। एक जवान था ना, गरीब आदमी था, उसको पिस्ते खाने और बादाम खाने का बड़ा शौक़ था। बादाम मिलते नहीं थे बेचारे के पास, पैसे नहीं होते थे। उसने कहा यार मैं पैसा कमाऊंगा फिर बादाम खाया करूंगा ना। तो जब पैसा कमाया है तो मुंह में दांत खत्म हो गए। तो किसी ने बादाम ला के दिए, कहता है यार जब दांत थे तो बादाम खरीदने के पैसे नहीं थे, और जब पैसे आए हैं तो चबाने के लिए दांत रहे नहीं। ये हर इंसान के साथ होता है, आपके साथ भी होगा, सबके साथ यही होता है। ये जो लज्जतें हैं ना और ऐश, इसकी एक अजीब नेचर है। जो मज़े उड़ाने के पीछे भागता है ना, वो कभी भी लाइफ को एंजॉय कर नहीं सकता। वो मज़े हमेशा आगे आगे भागते रहते हैं और वो हमेशा उसके, ये चीज़ें ग्रेवी में ठीक हैं। ग्रेवी समझते हो, हदफ कुछ और है, ग्रेवी में मज़े भी उड़ा रहा है इंसान। मैं इसकी मिसाल देता हूँ। आप जा रहे हो जी, लाहौर जाना है आपने, हदफ आपका क्या है, मैंने कहाँ पहुँचना है, लाहौर। हदफ लाहौर बनाओ, रास्ते में एंजॉय भी करो यार, क्या ख्याल है। रास्ते में आप मोटरवे पे ज़रा क़याम ताम के लिए उतर जाओ, वहाँ पिज़्ज़ा भी खा लो, बर्गर भी खा लो, कोल्ड ड्रिंक भी पी लो, चाय का मूड हो रहा है चाय पी लो। गैर अखलाकी हरकतें ना करो। मूड तो बहुत बहुत चीज़ों का होता है इंसान का। तो ये जो ग्रेवी के मज़े होते हैं ना, ये इसको हकीकत में इंसान इंजॉय करता है। और अगर मज़े को हदफ बना लेगा तो ये अल्लाह की आदत है।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कानतिद दुनिया हम्महु जअलल्लाहु फ़क़रहु बैन ऐनैहि व फ़र्रक़ अलैहि शमला व लम यातिही मिनद दुनिया इल्ला मा क़ुद्दिर लह। जिसने मज़े उड़ाने को हदफ बना लिया कि मैं ज़िंदगी में इसलिए हूँ कि मैं लाइफ को भरपूर इंजॉय करूँगा, मैं जिसने इस चीज़ को अपना हदफ बनाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस कि हमेशा दुनिया उसके आगे आगे रहेगी और ये दुनिया के पीछे पीछे भागता रहेगा। दुनिया इसको थका देगी मगर ये लाइफ को एंजॉय कर नहीं सकेगा। आप कहते हैं भाई ये कैसी हदीस है, हम तो देख रहे हैं बड़े बड़े अय्याश लोगों को लाइफ को दबा के एंजॉय कर रहे हैं, वो तो बड़े मजे उड़ा रहे हैं। तो देखें, मजे उड़ाने की डेफिनेशन ये नहीं है कि शराब कबाब का इंतजाम हो। मजे उड़ाने की डेफिनेशन ये है कि आपकी जिंदगी एक पुरसुकून हो और आप जिंदगी से खुश हों। मैं बहुत लोगों से मिला हूं, मैंने कोई शराब कबाब वाला, कोई ऐश परस इंसान आज तक खुश नहीं देखा है। क्योंकि ये जो मज़ों के पीछे हमारी यंग जनरेशन भागती है ना, मज़े की डेफिनेशन पता है क्या है कि जब आप वो उड़ाना शुरू करेंगे ना किसी भी चीज़ में लज्जत, तो आपका दिल उसका आदी हो जाता है, फिर वो चाहता है कि अगले स्टेप की तरफ जाओ, फिर उसमें वो बात रहती नहीं है। वो कहता है कि मुझे अब आगे जाना है, फिर आगे फिर आगे फिर आगे। होता क्या है, आपकी एज बढ़ रही होती है, आपकी बॉडी में लज्जतें हासिल करने की सलाहियत कम हो रही है और आपकी ख्वाहिशात क्या होती जा रही हैं, रोज बरोज बढ़ती जा रही हैं, जिसका अंजाम क्या होता है आखिर में, खुदकुशियां, डिप्रेशन। आपको पता है आज से पहले डिप्रेशन के, स्ट्रेस के इतने मरीज नहीं थे जितने आज हैं। ये गोरों का सर्वे है। मैं ऑस्ट्रेलिया गया ना, अक्सर मैं ये वाकया लोगों को सुनाता हूँ। मैं ऑस्ट्रेलिया गया, पहली दफ़ा किसी गोरे के मुल्क गया था। मैं जब जहाज़ से नीचे उतरा और ऑस्ट्रेलिया में मैंने सांस लेना शुरू किया, वो इतना साफ़ सुथरा सांस, इतनी सफाई, घर ऐसे तमीज़ से बने हुए हैं ना। हमारे यहाँ तो पतली गली, मोटी गली, गंदी गली, चौड़ी गली, गलियों की बहुत सारी अक़साम है ना, गटर के ढक्कन, बहुत कुछ है। वहाँ कोई आवारागर्दी करता हुआ नज़र नहीं आया क्योंकि गटर के ढक्कन ही नहीं थे गलियों में। भाई कराची में तो गटर के ढक्कनों पे जाके बैठते हैं ना लड़के, वहाँ ना ढक्कन नज़र आ रहे हैं गटर के, ना गटर नज़र आ रहे हैं। इतनी सफाई सुथराई, इतना खूबसूरत माहौल, बहुत मज़ा आना शुरू हुआ कि यार ऐसा भी होता है। मैंने वहाँ एक डॉक्टर से पूछा, मैंने कहा डॉक्टर साहब यहाँ तो कोई मरीज़ होगा ही नहीं है, तो हमारे यहाँ जैसे डॉक्टर से पूछे ना पेशेंट कौन से ज़्यादा होते हैं, तो डॉक्टर क्या कहते हैं, भाई खांसी के, नज़ले के, क्योंकि माशाल्लाह पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है कि हर आदमी छींकता रहता है, और जो नहीं छींक रहा ना इसका मतलब वो गंदगी का आदी हो गया है। वो ये नहीं है कि वो बहुत अच्छा सेहतमंद है, उसका मतलब वो जरासीम वरासीम जो है ना उसके लिए लिफ्ट कराना छोड़ दी उसकी बॉडी में। अब उसको ये जरसूमें नहीं मिलेंगे तो शायद वो छींकना शुरू कर दे। तो मैंने वहाँ डॉक्टरों से भी मिला, मैंने वहाँ पूछा, मैंने कहा आपके ज़्यादातर पेशेंट गोरे किस टाइप के पेशेंट ज़्यादा आते हैं ना, क्योंकि यहाँ तो साफ़ ग़िज़ा है, पानी साफ़ है, हवा साफ़ है, इतनी सफाई का ख्याल है कि जब आप ऑस्ट्रेलिया के एयरपोर्ट पे, क्योंकि अलग जजीरा है ना बिल्कुल पूरी दुनिया से कटा हुआ, तो आपके जूतों से मिट्टी भी वो एयरपोर्ट से बाहर नहीं ले जाने देते कि किसी दूसरे मुल्क से गंदगी क्यों लेकर आ रही है, इतना ख्याल करते हैं। मैंने कहा भाई यहाँ तो क्लिनिक हैं क्यों, डॉक्टर होना ही नहीं चाहिए ना यहाँ। टेंशन, जो बेरोजगार आदमी है उसको भी इस वहाँ पर यानी पैसे मिलते हैं बेरोजगारों को। और एक चीज़ तो मैं अक्सर लोगों को बताता हूँ, वहाँ बच्चे पैदा करने पर अलाउंस है ना, कि जिसके जितने बच्चे पैदा होंगे, क्योंकि आबादी नहीं है गवर्नमेंट, और गोरों के तो बच्चे होते ही नहीं, तो फैमिली सिस्टम ही तबाह बर्बाद हो गया। गर्लफ्रेंड के यहाँ बच्चे थोड़ी होते हैं, उनके फिर एक आध हो गया तो वो फिर शादी होती है, बाद में बच्चा अब्बा की कुर्सियाँ लगा रहा होता है शादी में ना, अम्मा की शादी में तंबू लगा रहे होते हैं, हकीकत है ये। तो वो तो सारा फैमिली सिस्टम की ऐसी की तैसी हो गई। तो अब उनके तो औलादें हो ही नहीं रही ना गोरों की। और अभी कोरोना में, कोविड में इतने मर गए हैं कि आपको पता है ठगाठक वीज़े मिल रहे हैं आजकल ऑस्ट्रेलिया के, बंदा ही छाट है मार्केट से। तो उनका तो मजहब से बगावत की वजह से सारा फैमिली सिस्टम क्या हो गया, तबाह हो गया। हमारे यहाँ तो लोग रो रहे होते हैं ना, बहू अच्छी नहीं मिली, दामाद अच्छा नहीं मिला, वहां रो रहे होते हैं बंदा ही, बेटा ही नहीं मिला, औलाद ही नहीं मिली है। बहू और दामाद के स्टेप तो आगे के हैं। तो मैंने वहां डॉक्टरों से पूछा, मैंने कहा डॉक्टर साहब टेंशन फ्री कंट्री है और यहाँ कोई परेशानी नहीं है,
तो यहाँ ज़्यादातर पेशेंट किसके आते हैं आपके पास? उन्होंने कहा यहाँ स्ट्रेस डिप्रेशन के पेशेंट आते हैं। कोई भी ऐसी जगह होगी ना कंट्री के में जहाँ से ये ख़तरा है कि यहाँ से छलांग लगा के कोई भी मर सकता है, गवर्नमेंट ने वहाँ बाढ़ लगाई हुई होती है, क्योंकि हुकूमत को ये ख़तरा होता है कि यहाँ से लोग रोज़ छलांगे मार मार के मरेंगे। कितनी बड़ी हकीकत है यार, कितनी बड़ी हकीकत है कि एक मुल्क जिसमें टेंशन के अलावा सब कुछ है, उसमें बीमारी ही कौन सी है? टेंशन की बीमारी, स्ट्रेस और डिप्रेशन की बीमारी है। सबसे ज़्यादा गोलियां डिप्रेशन की बिकती हैं वहाँ पे। और आप क्या समझते हो ये नफ्सियाती डॉक्टरों के पास डिप्रेशन का इलाज है? ये आपकी भूल है। देखो, आपसे राज की बातें लोग नहीं करेंगे, हमसे करते हैं। मौलाना लोगों से सब आके अपने दिल की बातें बता रहे होते हैं। नफ्सियाती डॉक्टर हमारे पास आते हैं कि हजरत हम दूसरों का इलाज कर रहे हैं, लेकिन खुद किस में? हम डिप्रेशन, खुद डिप्रेशन। एक का तो बेचारे का सुना इंतकाल ही हो गया डिप्रेशन की वजह से। डिप्रेशन के इलाज गोरे के पास बोलो नहीं है। हमारी यंग जनरेशन मगरिबी कल्चर से इतनी मुतासर हो रही है कि जो चीज़ गोरे के पास नहीं है वो भी इससे ले रही है, जो चीज़ जिसके पास हो वो उससे लाजमी लें आप। ना इस पर नबी ने पाबंदी लगाई, ना इस पर इस्लाम ने कोई पाबंदी लगाई, ना इस पर कुरान ने कोई पाबंदी लगाई। इस्लाम में ये नहीं है कि आप इल्म मुसलमान ही से सीखेंगे, कहीं से भी आपको इल्म मिलता है आप लें। बाज़ दफ़ा मैं खुद एक डॉक्टर के पास गया, पेट का स्पेशलिस्ट था, हिंदू डॉक्टर था। हमें पता चला जी ये ज़्यादा अच्छा इलाज करता है। घर वाले बीमार थे मेरे, तो हम उसके पास गए। हमने ये थोड़ी देखा कि मुस्लिम है या गैर मुस्लिम, भाई जो अच्छा इलाज करेगा हम उसके पास जाएंगे ना, क्योंकि हमारी नीड क्या इलाज है और ये इसके पास ज़्यादा अच्छा है। तो इस्लाम ने एजुकेशन के मामले में, तालीम के मामले में, ये कोई भी फ़ायदा आप उठाना चाहते हैं तो इसमें मुस्लिम और गैर मुस्लिम का फ़र्क नहीं किया। लेकिन आप किसी से वो चीज़ लेना जो उसके पास है, जो है ही नहीं वो कैसे ले रहे हैं आप उसके पास? तहजीब आपके पास है, अंग्रेज के पास थोड़ी है। हलाल और हराम का इल्म, जायज़ नाजायज़ का इल्म, फैमिली सिस्टम, ये आपका मजबूत है, ये गोरे का मजबूत नहीं है। विजन आपके क्लियर है, इस्लाम ने आपको, मैं भी उस तरफ आ रहा हूं कि आपका हदफ क्या होना चाहिए, ये इस्लाम का क्लियर है, ये गोरे का क्लियर। गोरे को नहीं पता हम क्यों पैदा हुए हैं, उसको ये नहीं पता। मैं भी इस तरफ आ रहा हूं, इंशाल्लाह मैं इसको क्लियर करूंगा। लेकिन मैं एक चीज आपसे अर्ज कर रहा हूं, फिर हमारे यहां नफ्सियाती डॉक्टरों के पास जा रहे हैं दिमाग का इलाज करने के लिए, और डॉक्टर कहां से पढ़ के आ रहे हैं? गोरे से, उनकी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आ रहे हैं। भाई वहां के इंजीनियर बहुत अच्छे हैं, वहां के साइंटिस्ट बहुत अच्छे हैं, वहाँ के नफ्सियाती डॉक्टर बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। वो अपनी कौम का क्यों नहीं इलाज कर लेते? अपनी कौम को क्यों खुदकुशियों से नहीं बचा लेते? तो मैंने ऑस्ट्रेलिया में देखा, हांगकांग में भी देखा, जहाँ कोई ऊंची जगह हो ना जिसके बारे में ख़तरा हो कि यहाँ से गिर के सर बड़े अच्छे तरीके से फट सकता है इंसान का, एकदम गिरेगा और कीमा बन जाएगा, ऐसी जगहों पे गवर्नमेंट क्या लगाती है? बाढ़ लगाती है। क्योंकि हुकूमत को ख़तरा है कि डेली बेसिस की बेस पे ना, एक तो वैसे ही आबादी कम हो गई, तो ऐसा ना हो कि ठक ठक करके लोग मरना शुरू हो। मैं गया ऐसी प्लेसेस पे, व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि ये एक नेगेटिव होता है कि हमारे मुल्क का एक मनफी इमेज दुनिया को दिखा रहे हैं, तो ऐसी चीज़ों को वहाँ कैमरे में लाना अलाउ नहीं है, बुरा असर पड़ता है ना। वो कहते हैं आप हमारी कौम की अच्छी अच्छी बातें बताएं ना, इतनी अच्छी यहाँ ज़बरदस्त किस्म के माशाल्लाह कैसी साफ़ सुथरी सड़कें, गटर के ढक्कन ही नहीं है, पता नहीं जा कहाँ रहा है हिसाब किताब सारा। तो ये चीज़ें आप बताएं, ये नहीं कि यहाँ से पटक के इतने लोग आज हलाक हो गए। ये चीज़ें उनके मीडिया पे नहीं आती। हाँ, हमारा मीडिया करता है, अच्छी चीज़ों को छुपा देता है, और एक तेज़ाब फेंकने का वाक़या होगा तो इतना फैलाते हैं उसको कि जिसने नहीं भी फेंका होगा ना वो भी कहता है चलो यार हम भी ट्राई करके देखते हैं। तो मैं ये कर रहा था कि वहाँ खुदकुशियों का रेशो सबसे ज़्यादा, ऐसे मुल्क में जहाँ टेंशन के अलावा आपको सब कुछ मिलेगा, टेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी टेंशन सबसे ज़्यादा। कोई तो फॉल्ट है ना उस सोसाइटी में। हमारे एक रिलेटिव हैं, पूरी दुनिया में उन्होंने ट्रैवलिंग की है और बहुत घूमे हैं। मुझे एक दिन कहने लगे आपको पता है कि स्वीडन, अगर कोई कहे ना कि टेंशन फ्री कंट्री कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा टेंशन फ्री कंट्री 15 साल पहले की रिपोर्ट के मुताबिक वो स्वीडन था। अब का मुझे नहीं पता। खुदकुशी का रेशो कहाँ सबसे ज़्यादा है? स्वीडन में। समझ आ रही है? खुदकुशी का रेशो क्या हो गया भाई? देखो हमारे यहाँ कितनी टेंशन है। हमारे यहाँ माइक चलते चलते बंद हो जाता है, ये टेंशन है। बैठे बैठे लाइट बंद हो जाएगी, ये एक टेंशन है।
अभी एक साहब का बेहतरीन उन्होंने आईफोन ख़रीदा, जो बिल्कुल नया वर्जन आया ना, 13 प्रो, 14 प्रो आ गया, लेकिन वो अभी 13 प्रो उन्होंने लिया। इरादा यही था इसे बेच के 14 प्रो लूँगा। तो मैंने कहा आप ये पुराना सा मोबाइल लेके क्यों घूम रहे? कह रहे हैं कल नानी का जनाजा था, उसमें गया तो कंधा दिया हुआ था, जेब की तरफ तवज्जो नहीं थी, जनाजे में किसी ने हाथ साफ किया है। बाप बताओ, ये टेंशन है गोरे के पास होना तो जितनी आबादी बची हुई है वो भी मर जाएगी। जितनी आबादी ऐसी ऐसी, मेरे घर के गैस का बिल 50,000 रुपए आया है, हर महीने पाबंदी से बिल दे रहा हूं। मैंने जाके कहा भाई ये जहन्नम का कनेक्शन हमारे घर से लिया हुआ है आप लोगों ने। ये टेंशन हर तरह से कोशिश कर ली, नहीं भाई ये तो देना पड़ेगा। तो इतनी टेंशन है यहां पे, कोई चीज सीधी नहीं है, खुदकुशी का रेशो इतना नहीं है। तो स्वीडन के बाद जापान है। कोई भी चीज जिस पे मेड इन जापान लिखा हुआ हो हम फौरन आंख बंद करके खरीदते हैं, बशर्ते कि लिखा हुआ वहीं में हो, यहां लाके ना लिखा गया उसमें। आपको पता है जापान में इतना खुदकुशियां, इतनी क्या है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। हमारे एक रिलेटिव जापान में बहुत रहे, कहते मैंने वहां गौर किया कि इतनी खुदकुशियां क्यों हैं। कह रहे हैं कंपटीशन, हर शख्स को दूसरे से आगे बढ़ने का शौक, वो मोटिवेट भी बहुत करते हैं। आजकल के मोटिवेशनल स्पीकर्स ने बहुत से लोगों की ऊपर की सेटिंग आउट कर दी है। मैं देख रहा हूं लड़कों को, पागल हो गए उनकी जो स्पीचेस सुन के, स्ट्रगल, फिर ये करना है, फिर वो सारा दिन ना बावलों की तरह ये सोचते रहते हैं, फिर मैंने विजन बनाना है, फिर मैं ये करूंगा। बिल्कुल शेख चिल्ली वाला किस्सा चल रहा है लड़कों के साथ। कुछ लड़के तो हमने हटाए, मैंने कहा भाई तू सुनना छोड़ दे, तू सुट्टे मुट्टे लगा लिया कर बैठ के, थोड़ा बहुत सही है ना, कुछ भी नहीं कर। ये टेंशन में तो जो जा रहा है, इससे तो बेहतर है कि कुछ भी ना करो यार। सबसे पहले तो अपनी सेहत है। इतना मुसल्लत कर लिया यार एक विजन को और एक हदफ को, मैं ये बनूंगा, मैं यूं बनूंगा, फिर दूसरा आगे निकल गया, आप पीछे रह गए, तो आपका दिल चाह रहा है कि यार मैं मर जाऊं, डिप्रेशन में आना शुरू हो गए। ये गलत है। तो मैंने क्या, वो ऐसे मैंने देखे लड़के पागल होते हुए। तो देखें, एक कोई उस सोसाइटी में कोई बहुत बड़ा फॉल्ट है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो ये जो, हाँ मैं जापान की बात कर रहा था कि कंपटीशन, दूसरे से आगे निकलने का शौक, इस कंपटीशन की वजह से जो निकल गया तो ठीक है, जो थोड़ा सा पीछे रह गया कहता है यार मेरी जो जिंदगी का मकसद था ना, वो मकसद क्या हो गया, खत्म, मकसद खत्म हो गया। और आपको पता है कि ताजिर आदमी हमेशा ये देखता रहता है कि पब्लिक में नीड किस चीज़ की है, उसी के पैसे, उसी पे नोट छापो। तो वहाँ जापान में जब ताजिरों ने देखा, खोपड़ी इस्तेमाल की, उन्होंने कहा कि यार इतने लोग मर रहे हैं तो चलो हम कोई ऐसा तरीका ईजाद कर लें, आइए तमीज़ से मरिए, हमारे पास इतने पैसे हमें दें, हम आपको तमीज़ से मार देंगे। तो आप इकट्ठे मरना चाहते हैं या उनके यहाँ नाकाम मोहब्बतों की वजह से कोई नहीं मरता, ये जहन में रखें। वजह उसकी है कि उनके यहाँ मोहब्बतें नाकाम होती नहीं, क्योंकि मोहब्बत ही नहीं होती ना उनके यहाँ। तो बालिग होने के बाद ही वो सारे सेटअप शुरू हो गए, वो जज्बात, डिज़ायर्स पैदा ही नहीं होने देते वो लोग। ये तो इश्क मिश्क हमारे यहाँ चलता है, ये सारा सेटअप उनके यहाँ नहीं है ये। और उनके यहाँ ये भी नहीं है कि अब्बा नहीं माने तो अम्मा नहीं मानी ना। कहते जाओ तो तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम्हें लिफ्ट कौन करा रहा है। लड़का लड़की पसंद करते हैं, वो कहते हैं चिंग पोंग किया, निकाह हो गया, हकीकत है। तो वो चिंग पोंग दो बोल बोले, उनका हो गया, निकाह हो गया। फिर छोड़ना भी है, बीवी को शौहर अच्छा नहीं लग रहा, हमारे यहाँ तो फिर ये तलाक का, फिर इसको लड़की वाले बैठेंगे तो लड़के वाले बैठेंगे, दोनों में सुलह होगी, अब्बा गैरत का मसला बना लेंगे। उनके यहाँ ऐसा नहीं है भाई, नहीं बन रही लड़की टाटा करेगी बोले कि मैं जा रही, और फिर वो मियाँ खंबे से लटका हुआ, ख़त्म किस्सा। हमारे यहाँ नहीं लटकता तो भी तो आगे मसाइल शुरू होते हैं। फिर वो टेंशन देता है लड़की के दरवाजे पे जाके। मैं एक जगह इमामत किया करता था, एक दिन मैंने देखा सुबह सुबह को बंदा आके ना किसी के घर पे दौड़ करके मार रहे लाते हैं। मैंने खिड़की से झांका, मैंने कहा क्या हो गया। कहते हैं भाई हमारी बहन को इस कमबख्त ने हुकूक नहीं अदा कर रहा है, हमारे बहनों ही का घर है। मैंने कहा ऐसे हुकूक अदा करेगा वो बैठ के, वो लाते मार रहे हैं सुबह सुबह। तो गोरों के यहाँ ये टेंशन नहीं है। कंपटीशन, आगे बढ़ना, इतना उनको मोटिवेशनल स्पीकर शुरू से समझा रहे होते हैं। स्ट्रगल, मेहनत 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 बहुत अच्छी चीज़ है जब आपका विजन क्लियर हो और विजन आपका दुरुस्त हो। अगर हदफ आपका दुरुस्त नहीं है, यही मेहनत आपको डिप्रेशन का मरीज बना देगी।
तो मैं जल्दी से आपसे चंद सवालात करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ आपका असल हदफ होना क्या चाहिए। इस्लाम आपको मेहनत से नहीं रोकता, बल्कि इस्लाम हदीस में दुआ आई है कि अल्लाह मैं सुस्ती से तेरी पनाह मांगता हूँ, अऊज़ु बिका मिनल जुबन व मिनल बुखल व मिनल कसल, ए अल्लाह मैं सुस्ती से, बुज़दिली से और कंजूसी से तेरी पनाह मांगता हूँ। तो स्ट्रगल सही सिम्त में होनी चाहिए। वो सिम्त क्या है? देखें, चंद सवालात ऐसे हैं जिनका हमारे पास जब तक जवाब नहीं होगा हम अपनी लाइफ का हदफ सही मुतय्यन नहीं कर सकते। बात कहाँ से शुरू होती है? बात यहाँ से शुरू होती है कि हम पैदा हुए हैं या हमें किसी ने पैदा किया है। अगर हम ऑटोमेटिकली डार्विन की थ्योरी के मुताबिक पैदा हो गए हैं ना, तो फिर हमें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा हदफ और हमारा विज़न क्या होना चाहिए, क्योंकि हम पैदा हो गए। बस दुनिया में बहुत से इत्तेफाक से काम होते, तो इत्तेफाक से हमारी भी एकदम इत्तला आ गई थी कि जी आज सलीम साहब भी साहिबे औलाद हो गए, ठीक है ना, इत्तला आ गई थी। तो लिहाजा फिर हम जब खुद इत्तेफाक से वाक़या हो गया, एक हादसा हो गया इत्तेफाक से, तो जो भी हुआ बहरहाल अच्छा हुआ, मैं उसको बुरा तो नहीं कह सकता जो भी होना था हो गया। तो अब क्या है कि जी अब बस जैसे गोरा कहता है कि यार गॉड है नहीं है, क्रिएटर है नहीं, ऐसे फजूल किस्म की बहसें हैं। तो कभी डार्विन से जाके पूछ रहे होते हैं क्या हुआ था, वो कह रहे थे यार वंस अपॉन अ टाइम एक ऐसे सेल वजूद में आया, फिर बंदर बने, फिर हम दुम मार्केट से आहिस्ता आहिस्ता शार्ट होना शुरू हुई। डार्विन ना दुम दे रहे हैं ना दुम के पैसे दे रहे हैं हमें, ठीक है ना। मैं तो पूछता हूँ ना डार्विन से दुम कहाँ गई हमारी, वो कह रहे बस गई। तो या तो दुम दो या दुम के पैसे दो हमें, ये की बात थोड़ी है ना, पैसा गायब हो गई भाई वो दुम। तो डार्विन की थ्योरी आई कि भाई होते होते कि ये सब कुछ वजूद में आ गया। तो अगर आप डार्विन की थ्योरी को सही मानते हैं और आप गॉड के तसव्वुर को हटा देते हैं, तो फिर मेरी सारी तकरीर फजूल है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। फिर ये कुरान और हदीस और पैगंबर और इस्लाम और ये जन्नत और जहन्नम, माँ बाप के कदमों में जन्नत और ये नमाज रोज़ा पर्दा हज, ये सब क्या है? ये क्या है? फिर गोरा है, सही लिबरल बन जाओ यार। फिर ये जो एक कभी कोई दो चार लोगों ने टोपियाँ लगा के बैठे हुए भी उतारो, लिबरल बनो। फिर जैसे गोरे का विजन इस मामले में क्लियर है, वो कहता है यार ये कोई जन्नत जहन्नम नहीं है, कोई आखिरत नहीं है, कुछ भी नहीं है, हम खुद ब खुद ऑटोमेटिकली बन गए हैं। तो बस जब बन गए हैं तो हमें अपना हदफ खुद बनाना है। लिहाजा किसी ने क्या बनाया हदफ कि मैंने केटू की पहाड़ी पर सर्दियों में चढ़ना है। वो जो भी जिनका इंतकाल हुआ ना, क्या नाम, अली सकपारा, उनकी ज़िंदगी का विजन क्या था? भाई मैंने केटू की पहाड़ी, गर्मियों में तो बहुत से लोग गए, लेकिन मैंने कब जाना है? सर्दियों में जाना। ये हदफ बनाया इन्होंने ज़िंदगी का। बहुत से लोग हदफ बनाते हैं कि जी मैं इतनी बड़ी मूछें रखूँगा कि उससे बाल्टियाँ उठाऊँगा मैं। वो आपने देखा होगा, उम्मत अखबार में पहले इस तरह की चीज़ें बहुत आया करती थी ना। बहुत से लोगों ने हदफ बनाया कि मैं इतना बड़ा बॉडी बिल्डर बनूंगा कि मैं ऐसा वेट उठाऊंगा कि लोग कहेंगे यार इससे ज़्यादा वेट दुनिया में किसी ने नहीं उठाया। गोरे हदफ बनाते हैं ना, बाज़ हदफ बनाते हैं मैं दुनिया का बेहतरीन बॉक्सर बनूंगा, मोहम्मद अली बना दुनिया का बेहतरीन बॉक्सर। बाज़ हदफ बनाते हैं मैं दुनिया का बेहतरीन अदाकार बनूंगा। बाज़ आप जैसे लोग कि मैं पढ़ लिख के बड़ा आदमी बनूंगा और मैं नोट छापूंगा और मैं वगैरह वगैरह, बहुत सारे अहदाफ होते हैं। तो ये आप खुद अपना हदफ मुतय्यन करो। अगर हमें किसी ने बनाया, बोले ना, अगर नहीं है, ये ऑटोमेटिकली हो रहा है तो आप खुद करें। उस हदफ में आप पूरे हो जाएं, टारगेट अचीव कर लें, अच्छी बात है। नहीं करें तो अली सकपारा की तरह मर गए तो अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए। बाद में लोग दुआ कर लेंगे भाई बेचारे ने कोशिश की थी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद करने की, लेकिन वो नहीं हो सका, बात ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर आपको किसी ने पैदा किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखें हमारी ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट अमल एक अगली चीज़ है, करना क्या है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि सही क्या है और गलत क्या है। अगर हमें किसी ने पैदा किया है तो हमें हमारी ज़िंदगी का हदफ वो बताएगा जिसने हमें पैदा किया है। इस्लाम ये कहता है, कुरान ये कहता है, ये कायनात ऑटोमेटिकली खुद ब खुद कभी भी वजूद में नहीं आ सकती। डार्विन झूठ बोलकर गया है। इंसान करोड़ों क्या खरबों साल में भी इवॉल्व होकर यहां तक नहीं पहुंचा, ये नामुमकिन है। बात चीजें 2 और 2 4 की तरह होती हैं, आप उनको साइंसी तहकीकात की भेंट चढ़ाओ तो पेचीदा हो जाती हैं। ये मुमकिन नहीं है।
परसों मेरी किसी से बहस हो रही थी, मैंने कहा जो बिग बैंग थ्योरी है कि धमाका हुआ और कायनात वजूद में, हो सकता है धमाका हुआ, हम इसके मुनकिर नहीं है। शब बारात का पटाखा भी खुद नहीं फटता है। कभी देखा आपने? शब बारात का तो पता ही है ना, आप तो खुद फोड़ते फाड़ते होंगे पटाखे। शब बारात का पटाखा फटा हो और आपने जाके पूछा हो क्यों फटा हो, कहने खुद ही फट गया। खुद कुछ भी नहीं होता भाई, गैस के सिलेंडर में गैस ज़्यादा भर दी जाती है, वो कोई भर रहा होता है तो सिलेंडर फट जाता है। एक शब बारात का पटाखा खुद नहीं फट सकता। इतना बड़ा धमाका एक एनर्जी के नतीजे में, जिससे सूरज, चांद, सितारे, सैयारे वजूद में आ गए। मैं इस धमाके का मुनकिर नहीं हूँ, ये धमाका हुआ नहीं है, किसी ने किया है। कहते हैं एनर्जी से हुआ है, तो एनर्जी किसी ने पैदा की है। ऑटोमेटिकली खुद ब खुद कुछ भी नहीं हो सकता, नामुमकिन है। हमारे एक दोस्त थे, वो मुझे कहने लगे, हमारे क्लास टीचर हैं, एथियस्ट हैं, मुल्हिद हैं। वो कहने लगे कि यार अगर कोई खुदा है तो हम जब गाड़ी के एक्सेलरेटर पे पाँव रखते हैं तो गाड़ी चलती है, ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी रुकती है, तो इसका मतलब कोई ना कोई लॉजिक है हर काम की। तो खुदा कहाँ है इसमें भाई? एक्सेलरेटर पे पाँव रखे तो चलेगी, ब्रेक लगाओगे तो रोकेगी। खुदा को हम जब मानेंगे जब पाँव एक्सेलरेटर पे रख रहे हैं और चलने के बजाय क्या हो रही है, रुक रही है। इसका मतलब खुदा दरमियान में रुकावट डाल रहा है। मैंने कहा कि ये गाड़ी ही की मिसाल देख लो, एक्सेलरेटर पे पाँव रखते हो तो चलती है ना। कभी ऐसा हुआ कि पाँव रखा ना हो, गाड़ी खुद बहुत चलना शुरू हो जाए? जो गाड़ी अपने चलने में, अपनी ड्राइविंग में ड्राइवर की मोहताज हो, वो अपनी तख्लीक में क्रिएटर की मोहताज नहीं होगी। बोले ना क्या हो गया भाई? बोले वो नहीं होगी, वो यकीनन होगी। ऐसा हो नहीं सकता। सवाल असल में ये होना चाहिए कि गाड़ी अगर कोई ये गाड़ी एक मादी चीज़ है ना, जब तक कोई चलाने वाला ना हो ये चलती नहीं है, ये खुद ब खुद नहीं होती। ये बन सकती है ऑटोमेटिकली खुद ब खुद जब तक कोई बनाने वाला ना हो। एक गाड़ी बनाने वाले के बगैर बन नहीं सकती, और बनाने वाला खुद ब खुद बन गया जिसने इस गाड़ी को बनाया है। तो बनाने वाला ज्यादा अहम है, ये जो बनी हुई चीज है वो ज्यादा मुश्किल है। तो बनाने वाला जो है ना, वो उसके तो खोपड़ी है, दिमाग है, बेहतरीन दिमाग उसकी खोपड़ी में फिट हुआ है। वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद कैसे वजूद में आ सकता है? नामुमकिन है ये। देखें इसकी मिसाल, एक आप किसी जंगल में हो और किसी जंगल में आपने कभी पौधों को फलता फूलता ना देखा हो। कोई शख्स आपको आके कहता है मैं तुम्हें एक जादू दिखाता हूं और देखना कि कैसा जादू। उसने खरबूजे का बीज जमीन में डाल दिया। आपने कहा अब क्या होगा? उसने कहा देखना होगा क्या। उस बीज से एक कोपल निकलना, पौधा निकलना शुरू हो गया। वो कह रही क्या हो रहा है? मेरा तो ख्याल था ये बीज जब हम ज़मीन में डालेंगे तो ख़त्म हो जाएगा ना। ज़मीन में तो आप कुछ भी डालते हैं थोड़े दिनों में ख़त्म। मैयतों को देखें ना, 10-10 साल के बाद कब्रें खोदते हैं तो क्या निकलता है उसमें से? 2-4 हड्डियाँ निकलती हैं। लेकिन आपने कहा ये जादू देखना होगा क्या। उससे कोपल निकलना शुरू, एक बेल निकलना शुरू। वो बेल थोड़ी सी बड़ी होती है, उसमें फूल निकलना शुरू। अब आप हैरान है यार, ये क्योंकि हम ये प्रोसेस दिन रात देख रहे हैं ना, तो देखते देखते यूज टू हो चुके हैं। हमारी खोपड़ियों ने काम करना छोड़ दिया है, गौर करना छोड़ दिया है। हमें खरबूजा खाने से मतलब है, बनाने वाले से कोई मतलब रहा नहीं है। तो उसमें फूल पैदा हुए। आपने कहा यार ये फूल क्या कर रहे हैं? उसने कहा ये तितलियों को, कीड़े मकोड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये एक मैनेजमेंट है या नहीं है? फूलों ने तितलियों को, कीड़ा मकोड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, उससे नर मादा जर्रों का मिलाप हुआ, एक छोटा सा कच्चा फल पैदा हो गया। अब आप हैरान है यार ये हो क्या रहा है? हमारा तो ख्याल था जब वो चीज़ ज़मीन में डालेंगे वो जल के ख़त्म हो जाएगी। आपने कहा अभी सब्र करो, होता क्या है? वो बढ़ना शुरू हुआ आहिस्ता आहिस्ता, पूरा खरबूजा बन गया, ठीक है ना, मीठा। जब आपने उसको खोला तो उस जैसे सैकड़ों बीज उसके अंदर जो आपने ज़मीन में डाले थे। एक साइकिल है या नहीं है? और हर बीज में एक ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ है कि जिस बीज को भी ज़मीन में डालोगे यही प्रोसेस, और लाखों साल हो गए वो बीज इस प्रोसेस से मुसलसल गुजर रहा है। ये साइकिल जो एक चक्कर है, ये आप दो गरारियों को आपस में मिलाएं, इस तरतीब से मिलाएं कि एक के घूमने से दूसरी घूमे, और उससे पहिया घूमे, और उस पहिए के घूमने से पैडल घूमे। ये साइकिल सादा सी करोड़ों अरबों साल में ऑटोमेटिकली खुद ब खुद वजूद में आ सकती है क्या? जब एक सादा सी साइकिल वजूद में नहीं आ सकती, बीज के अंदर ऐसे सॉफ्टवेयर का इंस्टॉल हो जाना, ऐसा बेहतरीन एक साइकिल, एक सिस्टम है हर बीज में है ये।
कि आप उसको बीज जमीन में डालते हैं, फिर एक पौधा निकलता है, फिर फूल, फिर वो अट्रैक्ट करते हैं, फिर उससे एक पूरी मैनेजमेंट है। दुनिया में कहीं भी थोड़ी सी मैनेजमेंट अगर नजर आती है, ये मैनेजर के वजूद की दलील होती है। और अगर जहां मैनेजमेंट नहीं है तो इसकी अलामत है इनका कोई रखवाला नहीं है। तो ये पूरी कायनात में जो हमें मैनेजमेंट नजर आ रही है, कुरान कहता है ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम लशम्सु यंबग़ी लहा अन तुदरिकल क़मरा वलल लैलु साबिक़ुन नहार। करोड़ों अरबों साल हो गए, कुल्लुन फी फलकी यसबहून, ये सारे सितारे, सैयारे और पूरा निज़ाम एक सेटअप के तहत चल रहा है। तो कुरान कहता है कि ज़ालिका तक़दीर, ये मैनेजमेंट है। तक़दीर अरबी में मैनेजमेंट को कहते हैं। अल अजीज, ऐसी जात की तरफ जिसकी ताकत भी कामिल, अल अलीम, जो हर चीज को जानता भी है। ये ऑटोमेटिकली नहीं हो सकता सब कुछ। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? अभी शादियों की बात करूंगा ना, देखना एकदम खिलखिले जाए चेहरे आपके, हाँ जबरदस्त मुफ्ती साहब। अभी तमीज की बात हो रही है तो वो खोपड़ी में आ नहीं रही। ऐसे बोर बोर बैठे हैं जैसे यार पता नहीं हम क्या आए थे मुफ्ती साहब से क्या सुनने के लिए, उन्होंने क्या किससे छेड़ दी। उस पर भी करेंगे इंशाल्लाह, बेफिक्र रहें। लेकिन ये अपना विजन तो क्लियर करें ना।